भारत के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति जिनकी बेटी और दामाद का दिन में कत्ल करा जाता है, गोलियां चला दी जाती हैं और बाद में उसी राष्ट्रपति के पास जो हत्यारे होते हैं जिन्होंने गोली चलाई होती है, वो दया याचिका भेजते हैं कि हमारी जो फांसी है उसको रोककर उम्र कैद में तब्दील कर दीजिए। एक ऐसा आदमी जिसने प्रधानमंत्री पद को ठुकराया हो, कितने ही लोग इस देश में होते होंगे जिनको प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया जाता हो और उसको भी वो ठुकरा दे। ये कहानी है देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की और उनकी बेटी और दामाद के कत्ल की कहानी की। बाद में जिनके हत्यारों ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप 11th-12th में पढ़ते हैं और अगर आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है और आप लोग को दिक्कत आ रही है, कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा है, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स में दिक्कत आ रही है, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है आदित्य कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर को मेंशन कर दिया है। अगर आप लोग ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में कोसी पड़ता है, वहां पर इनकी क्लासेस हैं। करेक्ट जो एड्रेस है, आप नीचे फोन नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर पा सकते हैं। और अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहते हैं तो जूम पर भी इनकी क्लासेस अवेलेबल हैं। कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग के लिए बड़ी बढ़िया क्लासेस हैं। मैं खुद 2 महीने से दे रहा हूँ। इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ, मेरे पास आर्ट्स है, लेकिन उसके बाद भी इकोनॉमिक्स की क्लासेस मैं सर से लेता हूँ। बिल्कुल झकास समझाते हैं सर, आप लोग भी जाइए। ऑनलाइन करीब 70+ बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जिसमें से अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, ऑल इंडिया से करीब 70 बच्चे हैं। तो आप जाइए जरूर और ट्राई करिए एक बार। बहुत सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, ऐप की भी लिंक है, एप्लीकेशन जो है, और कॉन्टैक्ट नंबर रिसेप्शन के और जो कोचिंग के डायरेक्टर हैं आदित्य जैन सर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है। शुरुआत करते हैं हम जल्दी से अपने आज की वीडियो की। 7 साल, मतलब जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक राष्ट्रपति की बेटी और दामाद का कत्ल करा जाता है, उसके 7 साल बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका आती है अपनी ही बेटी और दामाद के हत्यारों की। क्या मंजर होगा। लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं शुरुआत से कि ये कत्ल हुआ क्यों और इसमें कौन शामिल था। ये कहानी है ललित माखन। ललित माखन का नाम अभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ललित माखन जो है ये एक बड़े कांग्रेसी नेता हुआ करते थे 80 के जो 70-80 का जो समय था उसमें। संजय गांधी के साथ इनके क्लोज बड़े रिश्ते थे। लेकिन जब संजय गांधी एक प्लेन दुर्घटना में मर गए तो उसके बाद ये कांग्रेस से दिल्ली साउथ से चुनाव भी लड़े और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने 1985 में। जो ललित माखन की एक पहचान थी वो मजदूर नेता के रूप में थी। 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन 1985 के दरमियान दिल्ली में होती थी। एक होता था डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, और एक होता था दिल्ली इलेक्ट्रिक यूनियन। ये 2 बड़ी लेबर ऑर्गेनाइजेशंस होती थी और ये साउथ दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं 1985 के लगभग। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा चलते हैं 1984, 1984। 1984 एक काला साल, दंगे होते हैं 1984 के, हम सबको पता है। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो सरदार होते हैं, मतलब जो खालिस्तानी लोग होते हैं, जो पंजाबी सरदार सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं, उन पर अत्याचार होते हैं। जो लेडीज होती हैं उनके साथ रेप करा जाता है। ये भी बोला जाता है कि जो सिख लोग थे उनके घर के बाहर मार्क कर दिया जाता था और एस लिख दिया जाता था, जिससे पता चल जाए कि एक सिख का घर है, और उसके बाद मार दिया जाता था। उसके बाद जब ये सब हो गया तो मामला थोड़ा शांत हुआ। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा हंगामा होता है। उसी में फिर इंदिरा गांधी को मारा जाता है। जब सिख समुदाय जागता है कि आप लोगों ने हम पर अत्याचार किया, तो उसके बाद फिर इंदिरा गांधी भी मरती हैं और उसके बाद और मामला तूल पकड़ लेता है। और जो सिख समुदाय होता है वो बड़ा गुस्से में आ जाता है और मारपीट शुरू कर देता है। उसी वक्त की बात है कि एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें 227 लोगों का नाम होता है, 227। उस 227 की लिस्ट में तीसरा नाम था ललित माखन का। ललित माखन का इस लिस्ट में नाम क्यों था और ये लिस्ट किस चीज की थी?
ये 227 वो लोग थे जिन्होंने 84 के दंगों को भड़काया, जिन्होंने सिख को मारा। तो अब ये 227 लोग सिख समुदाय के कट्टर दुश्मन बन गए थे। अब इन लोगों को मारना ही था सिख समुदाय को। तो इसमें ललित माखन का नाम तीसरे नंबर पर होता है। ललित माखन जो राष्ट्रपति हैं, अभी राष्ट्रपति बने नहीं है, वो 1985 के जो 84-85 का समय है, राष्ट्रपति वो बाद में बनेंगे, लेकिन इस वक्त वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं शंकर दयाल शर्मा। ये उनके दामाद हैं ललित माखन। ललित माखन की पत्नी मतलब शंकर दयाल शर्मा की बेटी, उनका नाम है गीतांजलि। तो यही समय था जब पुलिस को पता चलता है कि इस तरीके से 227 लोगों की लिस्ट बनाई गई है और ललित माखन का नाम उसमें है। तो ललित माखन को पुलिस सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाती है 1984 में। 1984 में सुरक्षा प्रदान करी जाती है और 1985 में ललित माखन साउथ दिल्ली से भारी बहुमत से जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। उसके बाद जब करीब 1.5 साल हो जाता है तो 1.5 साल तक कुछ बड़ा हंगामा नहीं होता और थोड़े से अब शांति देश में आ रही थी। उसी बीच सरकार फैसला लेती है कि जो ललित माखन को सिक्योरिटी दी गई थी और कई नेताओं को सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस सुरक्षा, अब वो वापस ले ली जाए क्योंकि अब इनकी जान को खतरा नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए आपके इसके 1 महीने के अंदर अंदर ही ललित माखन को मार दिया जाता है। ये बात है 13 अप्रैल 1985 की। ललित माखन और उनकी पत्नी गीतांजलि यानी शंकर दयाल शर्मा की बेटी अपने घर पर थे, कहीं जाना था तो ये बाहर निकल रहे थे, रोड को क्रॉस कर रहे थे अपने घर से। बाइक पर 2 लोग खड़े होते हैं जिनका नाम था हरजिंदर और सुखविंदर। बेहद पढ़े लिखे ये पंजाब के लोग थे, पंजाबी थे, सिख थे। जैसे ही ये ललित माखन और उनकी पत्नी गीतांजलि वहां पर निकलती हैं, ये गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। पूरी बंदूक खाली कर देते हैं। ललित माखन को गोली लगती है, उनकी पत्नी गीतांजलि को गोली लगती है, ललित माखन के ड्राइवर को गोली लगती है और ललित माखन के जो पर्सनल असिस्टेंट थे उनको गोली लगती है। उसके बाद बड़ा एक हड़बड़ाहट सी माहौल बन जाता है। इन लोगों को एम्स में ट्रांसफर करा जाता है और एम्स से जब ट्रांसफर करा जाता है तो ललित माखन की तो पहली मृत्यु हो जाती है। गीतांजलि जो शंकर दयाल शर्मा की बेटी, वो एम्स में जाके अपने प्राण को त्यागती हैं। ड्राइवर जो बच जाता है और जो पर्सनल असिस्टेंट होता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उस वक्त लोकसभा चल रही थी। अचानक से लोकसभा में ये न्यूज आती है कि ललित माखन नहीं रहे, उनको दंगाइयों ने मार दिया। उसके बाद राजीव गांधी हड़बड़ाहट में एम्स आते हैं और वहां पर वो घोषणा करते हैं कि जो भी ये लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उस वक्त दिल्ली के कमिश्नर हुआ करते थे वेद मरवा, बेहद एक शातिर आप कह लीजिए कि कॉप थे ये, और इनको जाना जाता था एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के उसमें। जब इस मामले की जांच होती तो पता चलता है कि ये सुखविंदर और हरजिंदर, ये 2 ही लोग नहीं थे, इसमें एक तीसरा कातिल भी शामिल था, रंजीत सिंह गिल। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो विदेश भाग जाता है। अब जांच चल रही थी, लेकिन उसके बाद समय आता है 21 मई 1991 का, 21 मई 1991 का, एक और भारतीय इतिहास का काला दिन, जब भारत के जो इस वक्त राष्ट्रपति मतलब नहीं थे 1991 में, राजीव गांधी, उनका चेन्नई के पास कत्ल कर दिया जाता है। उस वक्त जो शंकर दयाल शर्मा हैं वो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे देश के। उसके बाद समय आता है कि अब प्रधानमंत्री कौन बने। सोनिया गांधी मीटिंग करती हैं। एक कांग्रेस का तबका कहता है कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन सोनिया गांधी कहती हैं कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। उसके बाद कई नाम आते हैं। नाम आता है जो नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव का और कई दिग्गज नेता का, लेकिन सोनिया गांधी की ये पहली पसंद नहीं थी। सोनिया गांधी नाम प्रेफर करती हैं शंकर दयाल शर्मा का। शंकर दयाल शर्मा एक बेहद पढ़े लिखे, होशियार और एक बड़े अच्छे वक्ता के नाम से ये इनकी पहचान थी शंकर दयाल शर्मा की। तो सोनिया गांधी इनका नाम प्रेफर करती हैं। सोनिया गांधी, जब शंकर दयाल शर्मा अपने घर पर होते हैं तो सोनिया गांधी का एक खास आदमी शंकर दयाल शर्मा के पास जाता है और बोलता है कि मैडम ने आपका नाम प्रधानमंत्री के पद के लिए ओके किया है। लेकिन शंकर दयाल शर्मा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि पार्टी हाई कमीशन ने मेरा नाम
प्रधानमंत्री के रूप में सोचा, मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और ये जो प्रधानमंत्री की पोजीशन है वो बेहद आप एक्टिव रहने वाली है, तो आप मुझे ये नहीं दीजिए, मैं इसके लायक इस वक्त नहीं हूं, और वो इसको ठुकरा देते हैं। उसके बाद का सब इतिहास जानते हैं कि उसके बाद प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। तो ये भी कहा जा सकता है कि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो शंकर दयाल शर्मा का उसमें एक बड़ा रोल था। 21 मई 1991 को ये बने जाते हैं राष्ट्रपति। 9 अक्टूबर 1992 को पुणे के नर्मदा जेल से 2 दया याचिका आती हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब ये दया याचिका पढ़ते हैं तो एक वक्त तो राष्ट्रपति भी शॉक हो जाते हैं। ये एक किताब में जिक्र है इसका, क्योंकि वो दया याचिका किसी और की नहीं, वो दया याचिका थी उनकी ही बेटी के कत्ल, जिन्होंने उनकी बेटी को कत्ल करा था, उनके दामाद का कत्ल करा था, हरजिंदर और सुखविंदर की। लेकिन इसमें एक बात और है, सुखविंदर ने कहा था कि ये मेरे वकील ने डाली है, मैंने तो अपनी जो ये दया याचिका उसमें भी यही लिखा था कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया, इन लोगों ने सिख लोगों पर मारा और उसके बाद मैंने इसका केवल बदला लिया, तो इसमें मैं अपना बिल्कुल लॉस नहीं मानता, आप मुझे फांसी दे दीजिए। ये सुखविंदर की लाइन थी, ऐसा सुखविंदर ने कहा। लेकिन क्या सच था ये अभी तक आउट नहीं आया। लेकिन वो आप मंजर सोचिए कि एक पिता के पास अपने ही बेटी के हत्यारों की दया याचिका आई हो। खैर, शंकर दयाल शर्मा ने उस दया याचिका को खारिज किया और 9 अक्टूबर 1992 को सुखविंदर और हरजिंदर को फांसी चढ़ा दी गई। ये कहानी थी एक रोचक किस्सों में। अगर आपको ऐसी कहानी सुननी है, रोचक किस्से सुनने हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे भी हम लोग लेते आएंगे ऐसी नई कहानियों को और बिल्कुल इंटरेस्टिंग कहानियों को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, कहानी पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं जल्दी किसी अगली वीडियो के साथ, अगली कहानी के साथ। तब तक अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।